चिकन लेग पीस पार्टी। रामनगर नदी किनारे बना एक पहाड़ी क्षेत्र था। वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। रामनगर में राघव नाम का एक आदमी अपना होटल चलाया करता था। उसके हाथ के बना चिकन और खासकर चिकन लेग पीस बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। उसका काम सही चल रहा था। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए रामनगर के बाहर से एक हाईवे बनाया गया और रामनगर को उस हाईवे से जोड़ने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक फ्लाईओवर बनाया गया। जहाँ पर फ्लाईओवर बना वो जगह राम कुमार की दुकान के पास ही थी। फ्लाईओवर बनने के बाद से राम कुमार का काम काफी कम हो गया, क्योंकि सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जाया करती थी। ये देखकर राम कुमार बहुत ही चिंतित होने लगा। इस फ्लाईओवर के बनने से तो मेरा सारा काम ही बेकार हो गया, लेकिन क्या करें, तरक्की के लिए ये भी जरूरी है। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ चिकन बनाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। राम कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना काम चालू रखा और उसने पूरे शहर में अपनी दुकान के पोस्टर छपवा दिए। धीरे धीरे उसके पास चिकन लेग पीस खाने ग्राहक आने लगे और उसका काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा। एक दिन राघव जब रामनगर शहर गया था तो उसने सुना कि रामनगर में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है। शाम के समय जब राघव अपने होटल में बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके होटल के सामने आकर रुकी हैं। राघव गाड़ियां रुकता देखकर मन ही मन खुश हो गया। चलो अच्छा है, आज कुछ ग्राहक तो आए। लेकिन जब उसने उन ग्राहकों को देखा तो वो हैरान रह गया। वो वही मशहूर फिल्म स्टार थे जो वहाँ शूटिंग के लिए आए हुए थे। उनमें से एक ने राघव से कहा, अरे भाई, तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है खाने को? बड़ी भूख लगी है। सर, हमारे यहाँ चिकन लेग पीस बहुत फेमस हैं। अरे तो खिलाओ भाई, हमें चिकन लेग पीस ही खिला दो। जी सर, आप जितने कहे मैं उतने चिकन लेग पीस बनाऊंगा और आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज चिकन लेग पीस पार्टी ही हो जाए। राघव ने पूरी यूनिट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिकन लेग पीस बनाए। वो चिकन लेग पीस खाकर हीरो हीरोइन और सभी लोग बहुत खुश हो गए और फिल्म के डायरेक्टर ने राघव को अपने पास बुलाकर कहा, भाई देखो, तुम्हारे बनाए हुए लेग पीस ना हमारी पूरी यूनिट को बहुत अच्छे लगे हैं और हम चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ शूटिंग करेंगे हमारा सारा खाना आप ही बनाओगे। क्या बना सकते हो? राघव ने बहुत खुश होकर कहा, जी सर, मैं बिल्कुल बनाऊंगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ भाई, वो तो लगता ही है। और इस तरह राघव को पूरी फिल्म यूनिट का खाना बनाने का ठेका मिल गया और उसका काम चल निकला। अब सिर्फ रामनगर में ही नहीं, जहाँ भी यूनिट शूटिंग के लिए जाती, राघव ही उनके लिए खाना बनाया करता था। और इस तरह स्वादिष्ट चिकन लेग पीस पार्टी ने राघव की किस्मत ही बदल दी। लोहागढ़ के सभी लोग लोहे के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें आसपास के शहरों में बेच आया करते थे। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की माली हालत बहुत ही खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास जमीन होते हुए भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि लोहागढ़ में पानी की बहुत ही कमी थी। उन लोगों को काफी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। खेती के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। एक दिन विजय कुमार जब काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे खाना और पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए रोटी भी बांधी है और ये थोड़ा पानी था घर में, सारा आप ही को दे रही हूँ। रास्ते में प्यास लगे तो जरूर पी लेना और बच जाए ना तो घर ले आना, क्योंकि अब और पानी तो बचा नहीं। ठीक है भाग्यवान, पानी बचेगा तो घर ही वापस लाऊंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुछ कमाई हो जाए आज। ऐसा कहकर विजय कुमार लोहे के बर्तन बेचने शहर शहर घूमने लगता है। अब बर्तन ले लो, लोहे के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। तवा है, कढ़ाई है, और भी बर्तन है, चिमटा है। दोपहर होने तक काफी गर्मी बढ़ चुकी थी। अब विजय कुमार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तभी वहाँ एक बुढ़िया आकर उससे कहती है, अरे बेटा, बहुतों से मांगा पर इस प्यासी बुढ़िया को किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर हो सके तो 2 घूंट पानी पिला दे बच्चे। बुढ़िया की हालत देखकर विजय कुमार ने उसे पानी देते हुए कहा, ये लीजिए माताजी, मेरे पास भी बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, चलिए आप पी लीजिए।
उस बुढ़िया ने देखते ही देखते सारा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने विजय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पौधा देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने इस प्यासी को पानी पिलाया। मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सबका भला करेगा। विजय कुमार ने बुढ़िया से वो पेड़ ले लिया और संभाल कर अपनी गठरी में रख दिया। और पूरा दिन बर्तन बेचने के बाद शाम को जब घर पहुंचा, विजय कुमार ने गठरी से वो पौधा निकाला और अपने आंगन में कोने में लगा दिया। और रात को सभी रूखा सूखा जो बना था वो खाकर सो गए। सुबह जब विजय कुमार उठा तो उसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है। उसने आंगन में आकर देखा तो वो हैरान हो गया। जो पौधा उसने रात को लगाया था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। विजय कुमार ने जब वो पानी पीकर देखा तो वो हैरान हो गया। वो एकदम शुद्ध पीने का पानी था। अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो, चमत्कार हो गया। ये पौधा तो जादुई पौधा निकला। ये तो पानी देने वाला पौधा है। और उस पौधे से निकला पानी उसके पूरे आंगन में फैल गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। विजय कुमार ने मन ही मन उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसने गांव वालों के लिए जितना पानी चाहिए होता था उसके बाद जो पानी बचता था उसे बेचना शुरू कर दिया। और जादुई पानी के पेड़ से विजय कुमार की काफी अच्छी आमदनी होने लगी और साथ ही साथ लोहागढ़ के लोगों की प्यास भी बुझ गई थी और वहाँ की धरती में भी खेती लहलहाने लगी। शंभूनाथ रतन नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो रोज जंगल से बांस काट कर लाता और शहर में बांस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। उसे और कोई काम नहीं आता था। उसका काम सही चल रहा था। वो अपने काम से बहुत खुश था और गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उस पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में वो बांस सप्लाई किया करता था उस फैक्ट्री के मालिक की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया और बांस की जगह प्लास्टिक के फर्नीचर बनाने की यूनिट खोल ली, जिस कारण शंभूनाथ का काम बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बांस काट काट कर अपने खेत में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी पगला गए हो क्या? अब काहे बांस काट काट कर जमा कर रहे हो? कोई और काम धंधा ढूंढो, वरना हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंभूनाथ ने उससे कहा, अरे तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। देखना यही बांस हमारे लिए एक दिन जादुई बांस साबित होंगे और सभी बांस इकट्ठे ही बिकेंगे एक साथ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जो चाहे मन में आए करो। और ऐसा कहकर उसकी बीवी अपने घर के कामों में लग जाती है और शंभूनाथ रोज की तरह बांस काट काट कर अपने खेत में जमा करने लगता है। उसके पास काफी सारे बांस जमा हो गए थे और अब वो वहाँ पड़े पड़े सूखने लगे थे, जिससे उनका रंग हरे से सुनहरा हो चला था। हर कोई आते आते शंभूनाथ को टोका करता था, अरे भाई शंभुआ, एक बांस काहे जमा कर रहा है बे? अरे काका, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। इनका रंग तो देखो। अरे बचुआ, रंग होने से कोई लकड़ी सोना नहीं हो जाएगी। काहे बेवकूफ बन रहा है तू? काका देखना, यही एक दिन मुझे सोने ऐसी कमाई करके देंगे। और शंभूनाथ की बात सही निकली। एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये बांस तुम्हारे हैं क्या? जी साहब, मेरे हैं। कहिए क्या बात है? भाई देखो, मैं शहर की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत सारे बांस चाहिए, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शंभूनाथ बहुत ही खुश हो गया। अरे भाई, क्या सोचने लगे? देखो, अगर बांस बेचने नहीं है तो किराए पे दे सकते हो तुम। शंभूनाथ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बांस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किराए पे देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा। अब शंभूनाथ ने अपनी बीवी से कहा, काहो, हमने कहा था ना तुमसे, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। और शंभूनाथ के द्वारा इकट्ठे किए हुए बांस उसके लिए जादुई सुनहरे बांस साबित हुए।